हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप। हमने विज्ञान कक्षा 6 एनसीईआरटी में 4 पाठ तक पढ़ लिए। आज हम देखेंगे 5वां पाठ, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब क्या होता है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग। क्या करना, अलग अलग करना, ये पृथक्करण का मतलब होता है। अब हम देखते हैं कि पृथक्करण क्यों आवश्यक है। क्योंकि दो या दो से अधिक चीज़ें बेमेल हो या फिर मेल हो, अगर वो चीज़ें मिल जाती है तो उनको अलग अलग करना पड़ता है। तो जिस इसके खूब सारे वर्तमान उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि चाय बनाते समय चाय की पत्ती को द्रव की छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। द्रव से किसके द्वारा, छलनी के द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद में अगर चाय को छानते हैं तो चाय की पत्तियाँ छलनी के द्वारा क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे। जैसे हम देखते हैं फसल की कटाई करते हैं। तो फसल की कटाई करने के बाद में अनाज को भूसे से क्या करते हैं, पृथक करते हैं। इसी प्रकार से दही दही में मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का क्या करते हैं, मंथन करते हैं। तो ये उदाहरण है। जैसे ये उदाहरण है, तो इन उदाहरणों को हम देखेंगे। उसके बाद में जैसे एक उदाहरण और दे रखा है कि दूध से दही को मंथ के अलग किया जाता है, उसे क्या अलग हो जाता है, मक्खन अलग हो जाता है। इसी प्रकार से अगर रेत है, रेत में से हम रेत और पानी को मिला दे तो उनको भी अलग किया जाता है। जैसे एक और उदाहरण दिया गया, आम और अमरूद है, उनको अलग करना है तो कैसे करेंगे, उनको छांट कर अलग कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि पृथक्करण के प्रक्रम कौन कौन से हैं, उद्देश्य क्या है इनके, और पृथक्करण अवयवों का हम क्या करते हैं। जो पृथक्करण होने के बाद में अवयव बचते हैं उनका क्या करते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है चावलों से पत्थरों को अलग करना। चावल से क्या करना, पत्थरों को अलग करना। उद्देश्य क्या है, दो भिन्न परंतु उपयोगी वस्तुओं को पृथक करना। फिर हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। अगला दिया गया है मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। फिर अनुपयोगी अवयवों को दूर कर देना और अशुद्धियों को फेंक देना। फिर चाय की पत्तियों का पृथक्करण, हानिकारक अवयव और अशुद्धियों को दूर करना। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन सी है। पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन सी है, पृथक्करण की खूब सारी विधियाँ दी गई है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हस्तचयन। कौन सी विधि देखते हैं, हस्तचयन। हस्तचयन से का मतलब ये है कि हाथों से किसी चीज़ का चयन करना। हाथों से क्या करना, किसी चीज़ का चयन। जैसे अनाज है, अनाज के अंदर अगर पत्थर के टुकड़े या भूसी या टूटे हुए अन्न या कण आदि आ जाते हैं तो उनको हमें हाथ से चुन चुन कर अलग कर सकते हैं। तो हस्तचयन विधि का उपयोग गेहूं, चावल और दाल के कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थरों और भूसों को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं, ये उदाहरण दिखाए गए, इसमें पत्थरों को अलग कर रहा है ये आदमी, तो हस्तचयन विधि है। आगे दूसरी विधि दी गई थ्रेसिंग। क्या दी गई है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि थ्रेसिंग क्या होती है। उसमें क्या करते हैं कि खेत में गेहूं या चावल को सूखी डंडियों को गटर इकट्ठे कर लेते हैं और उन्हें सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में हम उनसे अनाज को अलग कर लेते हैं। अगर ये मशीनों के द्वारा अलग करते हैं या सीधे भी अलग करते हैं तो इसी विधि को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग, यानी अलग अलग कर लेते हैं। तब देखो इसमें दिया गया है सूखे पौधों की डंडियों से अनाज या अन्न कणों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, हमें थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग के लिए पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है या फिर मशीनों की सहायता से, थ्रेसिंग मशीनों की सहायता से उसको अलग किया जाता है। जैसे ये है, ये पीट कर अलग कर रहा है। आगे देखते हैं हम अगला, निष्पावन। क्या दिया गया है, निष्पावन, यानी हवा के द्वारा। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें क्या होता है निष्पावन में कि जो मोटे अनाज होते हैं उनमें छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको हवा के साथ में उड़ा दिया जाता है। उनको क्या कर दिया जाता है, हवा के साथ में उड़ा दिया जाता है। जैसे इसमें दिया गया है किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, निष्पावन। निष्पावन का उपयोग पवनों व वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से बाहरी व हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग
हल्के भूसे को भारी अणुओं से पृथक्करण में किया जाता है। ये देखो इस विधि में हमें दिखाए गए, ये महिला है, इसमें अनाज है, तो अनाज को छान रही है, तो ये जो भूसा ये अलग हो रहा है और अनाज नीचे पड़ रहा है, क्योंकि अनाज भारी है और ये हल्का है। तो सीधी सी बात है कि ये जो निष्पावन विधि कहाँ पे काम आती है, भारी और हल्के जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको पृथक करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगली विधि हम देखते हैं चालन। क्या देखते हैं? चालन देखते हैं। चालन यानी छलनी, छलनी के रूप में भी इसका उपयोग करती हैं। जैसे हमने चाय वाली बताई थी, इसी प्रकार से आटा छानते हैं हम, या फिर मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने के लिए कंकड़ और पत्थरों को रेत से अलग करते हैं। तो इस विधि को, ये कौन सी विधि होती है? चालन विधि होती है। ये देखो आटा छान रहा है, तो ये चालन विधि होती है। इसी प्रकार से अगली विधि दी गई है अवसाधन, निस्तारण और निस्यंद। अवसाधन, निस्तारण और निस्यंद। अब देखते हैं हम ये क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कि प्राय पकाने से पहले चावल और दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल और दाल जल में डालते हैं तो उस पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल आदि के कण पृथक हो जाती हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। और सोचिए अब बर्तन की तली में कौन डूबा रहेगा, चावल या धूल? क्यों? आपने देखा कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर निकाल दिया जाता है, तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के कण नीचे तली में बैठ जाती हैं। इसे क्या कहते हैं? अवसादन। किसे कहते हैं कि जो जल है उसको तो हम अलग कर लेते हैं और भारी कण वो नीचे बैठ जाती हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाई जल को अवसादित मिश्रण को बिना हिलाई जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तारण कहलाती है। निस्तारण करना, ये निस्तारण कहलाती है। जैसे ये दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि जो जल, इसमें मिट्टी और जल का मिश्रण है, तो इसको क्या करेंगे, पहले थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, मिट्टी नीचे जम जाएगी और जल को धीरे धीरे दूसरे पदार्थ में डाल देती हैं या दूसरे गिलास में डाल देती हैं, तो इसे कहते हैं निस्तारण। क्या कहते हैं? निस्तारण। तो इसमें दोनों काम हो रहे हैं, पहले में तो अवसाधन हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है? निस्तारण हो रहा है। अब देखते हैं उसके बाद में हम निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है? सीधा सा बता दूं, फिल्टर। क्या होता है? फिल्टर, यानी कि छानना। जब चाय की एक छन्नी को डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? तो इसे क्या कहते हैं? फिल्टर करना या फिर निस्यंदन। आगे दिया गया है, सोचिए तैयार चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी होती है? कौन सी विधि अच्छी होती है? तो इसमें देखते हैं हम, आगे दिखाए गए हमें कि अब जल को बिना हिलाई गिलास में थोड़ा सा तिरछा कीजिए और गिलास के ऊपर से जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। और अब आप क्या प्रक्रम देखते हैं, क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पोकेल या भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी में क्या कार्य किया है? आइए कपड़े की सहायता से जल का निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। निस्यंदन का मतलब होता है सीधा सा फिल्टर, बस इतना ही ध्यान रखना है कि फिल्टर करना। आगे हम देखते हैं इसमें कि एक फिल्टर पेपर लेते हैं और फिल्टर पेपर के द्वारा अशुद्धियों को हमें छान लेते हैं। जिसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उनके द्वारा जो पदार्थ होता है वो नीचे चला जाता है और अशुद्धियाँ उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है। फिल्टर पेपर दिखाए गए हैं हमें। उसके बाद में हम देखते हैं अगली विधि, वाष्पन। क्या दिया गया है? वाष्पन। अगली विधि वाष्पन। क्या होता है? वाष्पन में क्या होता है? वाष्पन में हम देखते हैं कि वाष्प यानी कि जो जल होता है, जल को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में अगर उसमें नमक मिलाया हुआ होता है तो वह वाष्प के द्वारा पानी उड़ जाता है और नमक नीचे रह जाता है। यानी एक इसमें देखते हैं कि वाष्पन क्रिया में दिखाया गया है जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन। जहाँ जल होता है वाष्प की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। दूसरी बात, अब नमक कहाँ से बनता है? तो ये प्रक्रिया दी गई है, समुद्र होता है, उसमें जल होता है और उसमें क्या होता है? नमक होता है। वह जल गर्म हो जाता है और गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है, शेष नमक बच जाता है।
आगे देखते हैं पृथक्करण की एक से अधिक विधियाँ का उपयोग। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग हम कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते एक विधि में। तो इसमें दिया गया है अगर रेत और नमक का मिश्रण है तो उसमें हम कौन कौन सी विधि काम में लेंगे। तो उसमें अवसादन भी लेते हैं, निस्यंदन भी लेते हैं और निष्पावन विधि भी काम में लेंगे। और आगे दिया गया है क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा में मिल घुल सकता है। तो इसमें 3 प्रकार के विलयन दिए गए हैं। एक तो संतृप्त विलयन, ये संतृप्त विलयन यानी जितनी मात्रा विलयन में घुलनी होती है अगर उतनी मात्रा हम घोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। अब जल से अधिक नमक नहीं घुल सकता तो इसे कहते हैं संतृप्त विलयन। अगर उससे ज़्यादा हम घोल दें तो वो कौन सा होगा, अति संतृप्त विलयन। अगर उससे कम घोल दें तो वह हो जाएगा अल्प संतृप्त विलयन। अगर कम मात्रा घोल दे तो अल्प संतृप्त विलयन हो जाएगा। अब हम देखते हैं मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यन और हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग और निष्पावन। अभी देखते हैं इसमें सारांश दिया गया है। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन मिश्रणों में उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां दी गई हैं। अनाज से भूसी और पत्थरों को हस्त चयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज के बाहरी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों के माप में अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के बाहरी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा उनको पृथक कर लिया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे इस वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों ये रीड के लिए महत्वपूर्ण है।